नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आज का मुद्दा है बोरवेल में जान सिस्टम नाकाम, क्योंकि कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अभी भी चेतना तक नहीं पहुंच पाई है। दरअसल पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया। बताया जा रहा है कि रेड माइनस पाइप के जरिए अब इस गड्ढे में उतरेंगे और इसके बाद वे गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में जिला प्रशासन के अब तक सभी प्लान फेल रहे हैं। कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की चेतना सोमवार यानी कि 23 दिसंबर को दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास 700 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। करीब 99 घंटे से भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। चेतना कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आखिर चूक कहां हो रही है, कब चेतना निकलेगी बाहर। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को बचाना बना चुनौती। बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल। पिछले 99 घंटे से बोरवेल में फंसी है 3 साल की मासूम। रोजाना नए प्लान, क्या फेल रहा प्रशासन। बोरवेल में जान सिस्टम नाकाम। तो बोरवेल में जान सिस्टम नाकाम, इस पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करवा दूं। आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार 5 दिनों से वहां पर डटे हुए हैं। पल पल की अपडेट आप जनता तक, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हीरालाल के पास चलेंगे, उनसे अपडेट जानेंगे। हीरालाल, अभी अपडेट क्या है, कितना वक्त लगेगा और कब चेतना बोरवेल से बाहर आएगी? जिते मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो बारिश का दौर था वो फिलहाल थम चुका है और एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो लगातार शुरू कर दी गई है। जो केसिंग पाइप है उसको बोरवेल के जो गड्ढे, पैरेलल गड्ढे में डालने की जो तैयारी थी वो अब शुरू कर दी गई है। जो एक पाइलिंग मशीन से जो बोरवेल के जो पैरेलल 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था उसमें लगभग केसिंग पाइप डालने का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। बारिश का दौर थम चुका है। अब तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये केसिंग पाइप है उसको मशीन के द्वारा इसमें डाला जा रहा है। ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जो यही प्रयास में है कि अब एक बार फिर से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को तीव्र गति से अंजाम दिया जा सके, क्योंकि 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। बालिका अभी भी उसकी जान है जो उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है कहीं ना कहीं नाकाम जरूर साबित हो रहा है। इनकी जो निर्णय क्षमता अधिकारियों की है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नजर आई, जिसकी वजह से जो समय लगा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन कोटपुतली के इस कीरतपुरा गांव में है, क्योंकि बताया दौसा में जो बोरवेल में जो बच्चा गिरा था उसमें 57 घंटे का समय लगा था, लेकिन यहाँ 100 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ लग चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। जो परिजन हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी प्रशासन की इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी निर्णय क्षमता जो थी वो कहीं लेने में वो नाकाम जरूर साबित हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज लगातार 4 दिन तो बीत गए, 5वां दिन बीतने जा रहा है, वो भी शाम हो गई है और अभी तक चेतना बाहर नहीं आ पाई है। हीरालाल, आप बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अगर कोई मोमेंट हो, कोई बड़ी खबर हो, आप मुझे इशारा कीजिए, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। लेकिन हमारे साथ आशुतोष रावत जी और राजेंद्र त्यागी साहब हैं। एक टिप्पणी आशुतोष जी, यहाँ पर समन्वय की कमी जो हीरालाल बता रहे हैं, और लापरवाही, संसाधनों की कमी, इन सब के अलावा कोई और शब्द दिख रहा है आपको हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में, हमारे आपदा प्रबंधन में, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक अमले में? हेमंत जी, मुझे जो सबसे बड़ लग रहा है वो है शायद प्रशासनिक अधिकारियों की असंवेदनशीलता। इस तरह की घटनाओं के होने के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होती है उसमें जो जिस तरह की चीजें हमको यहाँ दिख रही हैं, तो मुझे एक ही वर्ड लग रहा है कि शायद प्रशासनिक अधिकारियों की असंवेदनशीलता शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जी,
क्योंकि देखिए किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह की स्थितियां थी, बच्ची 120 फीट के आसपास, 140 फीट के आसपास फंसी हुई थी। तो यह परिस्थितियां पहले दिन से बहुत क्लियर पिक्चर के साथ में थी। शुरुआती कुछ ही घंटों में प्रशासन ने यह पता लगा लिया था कि बच्चे की पोजीशन, लोकेशन क्या है। लेकिन अगर 100 घंटे के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी उस तरह के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, जबकि सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसे में आखिरकार यह देरी पर देरी क्यों हुई? प्रशासनिक निर्णय जो शायद जितनी तेजी से लिए जाने चाहिए थे, क्या वह लिए गए? उनमें देरी क्यों हो रही है? यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल है जो अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची की लोकेशन आपको ट्रेस हो गई थी, जो आपने शुरुआती कैमरा डाला था उसके बाद में कि बच्ची कितने फीट पर फंसी हुई है, तो देसी जुगाड़ पर अधिकारी क्यों निर्भर रहे? क्यों नहीं पाइलिंग की जो मशीनें थी वो पहले दिन मंगाई गई? हेमंत जी, अगर हम टाइमलाइन को देखें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी असंवेदनशीलता प्रशासनिक अधिकारियों की दिखती है कि वो 29 घंटे के बाद में यह डिसीजन ले पाए कि हमको गुड़गांव से पाइलिंग मशीन मंगानी है। वो शायद 29 घंटे के बाद में भी अगले 42 घंटे उनको लगे यह निर्णय लेने में कि हमको 200 फीट क्षमता की पाइलिंग मशीन चाहिए। तो क्या यह अधिकारी जो वहां पर हैं उनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता बाकी बची हुई है कि वो इस तरह की घटनाओं से किस तरह से निपटने की तैयारियां करें? मैं जाहिर आपकी भावनाएं समझ रहा हूं और एक दर्द मन के भीतर आता है कि हम आज के दौर में चांद पर तो जा सकते हैं लेकिन अपनी बच्ची को 150 फीट से 4 दिन के अंदर बाहर नहीं निकाल सकते। असंवेदनशीलता के बजाय मैं चाहता हूं कि संवेदनहीनता बोला जाए कि आखिरकार ये ना तो कोई अब वहां पर जिला कलेक्टर को देखें, छुट्टियों पर थी, एक दिन रात को आई। अभी बताएंगे हीरालाल जी कि जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं, कितनी बार देखा गया उन्हें? जी मैं बताऊं कि कलेक्टर महोदया जो 3 दिन पहले से अवकाश पे चल रही थी, कहा जा रहा है कि उनकी माताजी है जो बीमार चल रही थी, इसके चलते वो अवकाश पे थी। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, 3 दिन का समय बीत चुका, तब तक उनके पास जब जानकारी पहुंची तो वो यहाँ पहुंची। देर रात को भी वो यहाँ पहुंची थी और आज दिन भर वो यहाँ रही थी। फिलहाल वो अभी कहीं और गई हुई है, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रही। लेकिन दिन भर आज कलेक्टर महोदया यही थी और अधिकारी से अच्छी बात है कि 5वें दिन जिला कलेक्टर यहाँ पर हैं, मौजूद हैं प्रशासनिक अमले में। राजेंद्र त्यागी जी, एक टिप्पणी में आपसे चाहता हूं, कैसे देख पा रहे हैं ये पूरा? ये कह पाना स्टूडियो में बैठ करके तो बड़ा आसान सा होता है कि भाई क्यों नहीं निकल पा रही, लेकिन संसाधन, क्लाइमेट, अब बहुत सारी परेशानियां भी आती है। पुलिस के सामने भी जाहिर, आप पुलिस अमले में रहे हैं, महकमे में रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर देखिए, मेन तो ये है कि इसमें पुलिस का इतना बड़ा, जितनी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए हैं, ये उनके द्वारा करने वाला कृत्य है। हमारे पुलिस के द्वारा तो मैनेजमेंट ये रखा जाए कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाई रखी गई है, और इसके बाद जो मेन काम है एनडीआरएफ जो इसमें एक्सपर्ट है, एसडीआरएफ एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और क्योंकि शुरू में देसी जुगाड़ से इसका कार्य किया गया था, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा पहले भी कई बार देशी जुगाड़ कार्य कर जाता है और उससे सफलता मिल जाती है। अब रही बात कि भाई जब देशी जुगाड़ से सफलता नहीं मिली, तब उसके अलावा जो और जो दूसरे दौसा में भी तो देसी जुगाड़ लगाया था। हाँ, तो जब भी तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो वहां कहां सफलता मिली, क्या हुआ फिर? चौथे दिन बच्चे की लाश निकाल करके लाए हम। नहीं, एक बार पहले भी हुआ था जब देसी जुगाड़ से निकल भी गया था। देसी जुगाड़ ही होना चाहिए था। तो त्यागी साहब, माधो राम जी जिनका लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो काफी फेमस है, जालोर के, भीनमाल के, उधर के इलाके के रहने वाले हैं। तो उनके जैसे स्पेशलिस्ट को, देसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए था उसी नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए। यही यहाँ सिस्टम में थोड़ी वो है, संवेदनशीलता नहीं है। यदि वो उस समय एक्सपर्ट, वो चाहे कोई भी हो, अभी जो ये रेड माइनर्स को बुलाया है जिन्होंने पहले वहां टनल में ये कार्य किया है, हो सकता है उनके द्वारा कि यह सफलता प्राप्त हो जाएगी अभी, और मैं मानता हूं कि अभी यह सफलता जल्दी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस सफलता में हमारे हाथ क्या लगेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। यस, ये बात आपकी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बच्ची, प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और अब लोग ये कहने लगे हैं कि बताइए हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, चांद पर जा सकते हैं, एक टाइगर कुएं में गिर जाता है उसे हम हाथों हाथ निकाल सकते हैं, बच्ची नहीं निकाल सकते हम 150 फीट के नीचे से। तो ये हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तंत्र पर ही सवाल खड़ा हो जाता है सर। जी सर, यही मेरा निवेदन है। मैं इसलिए कहूं कि कहीं कहीं इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं
और इस पे बड़ा कार्य किया जाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके ऊपर आगे के लिए बहुत देना पड़ेगा कि भाई आगे किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं की जाए, क्या इसके अंदर सुविधाएं की जाए कि जिससे इस प्रकार के कार्य की सफलता शीघ्र। आशुतोष जी, इस तरह के जब हादसे बार बार हो रहे हैं, क्या हमें प्रशासन को, सिस्टम को, सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि कोई एक गाइडलाइन बनाई जाए, कार्य योजना बनाई जाए जिस पर हम आगे काम करें? चलिए, ये वाला ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे कोई ऐसी घटना हो जाए तो हम कुछ सबक सीखें, ऐसा कुछ लगता है आपको इस सिस्टम में? नहीं, वो तो देखो साहब, एक तो अभी सरकार ने जो कार्रवाई की है कि भाई ये जहां जहां चिन्हित किया जाए जी, करके जहां ऐसी चीजें निकल रही हैं उनको बंद किया, तो पहले उनको तलाश की जाए। और ये पूर्व में भी आदेश निकले हैं कि भाई इनको करा जाए, इनको चिन्हित किया जाए और इनको बंद किया जाए ऐसे बोरवेलों को। मगर इसमें प्रशासन की लापरवाही है, इसमें रेवेन्यू वालों की लापरवाही है कि वो इस चीज को चिन्हित नहीं कर पाए कि कहाँ ऐसे ओपन बोरवेल पड़े हैं, कहां पर ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनके लिए किया जाना बहुत जरूरी है। जी आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, इसी पर आते हैं जी। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल, चाहे भाखरोटा का अग्निकांड हो, हम तमाम तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं कि वो हो जाएं और उसके बाद में अधिकारी बैठ करके यह तैयारियां करें कि अगले कार्यक्रमों से, अगले इस तरह की जो दुर्दांतता है उनसे कैसे निपटें। लेकिन हमने हाल ही में 10 दिसंबर को हमारे साथ में एक ऐसी घटना दौसा में हुई, लेकिन हमने उससे क्या सबक लिया, यह भी प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना होगा। यहां पर जो जिस तरह की समस्याएं हेमंत जी देखने में आ रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद अगर देसी जुगाड़ और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज था, जिस तरह की पाइलिंग मशीन्स की बात जो अगले 2 दिन के बाद में सोची गई, अगर उन दोनों को शायद पहले दिन में ही इंप्लीमेंट किया जाता तो शायद अब तक बच्ची हमारे साथ होती, बच्ची सुरक्षित होती। और जिस बात की हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची सुरक्षित हमारे सामने आएगी, एक बार फिर से अपने परिवारजनों से मिलेगी, जो उसकी मां का हाल है, जो उसके परिवारजनों का हाल है, उस दुखांतिका से आगे के बच्चों को कम से कम एक वो मिलेगा कि हमारे साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी शायद इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर कुछ भी विचार करने की जगह उन घटनाओं को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी अतीत की घटनाएं उनको समझने लगते हैं। और उसके लिए जो व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, जिस तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिस तरह की इक्विपमेंट से लैस हैं, जिस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, शायद आज की दृश्य देख करके तो मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस पीपल्स के साथ में इन तमाम संस्थाओं को चला रहे हैं। क्योंकि अगर महज 120 फीट, अमन जी आप सोचिए, 120 फीट 150 फीट कोई इतनी बड़ी गहराई नहीं है कि जहां पर हमको पहुंचने में 100 घंटे लगे। अगर आज के दर में पाइलिंग मशीनें जिस तरह की मंगवाई जानी चाहिए थी, अगर यही 23 तारीख को हमने शुरू किया होता, 150 फीट तो हमारे जो मजदूर जो कुएं हाथों से खोदते थे, जो है पावड़े, तगारी और गेंती लेकर के, वो 150 फीट 200 फीट पर कुएं खोद करके पानी निकालते थे सर। आज तो हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है और उसमें भी हम 5-5, 6-6 दिन इंतजार करें। यूज नहीं हो रहा सर, इनका सही यूज नहीं कर पा रहे और इनको इतना शायद एक मैं इस पर आना चाहता हूं कि त्यागी साहब, एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की, और ये कहा गया बाकायदा कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है जिला कलेक्टर्स करवाएंगे, देखेंगे। अभी उसकी ताज़ा हालत क्या है? न्यूज़ 18 ने भी दौसा में जाकर के चेक किया, रियलिटी चेक किया और देखा कि अभी भी वहां पर खुले बोरवेल कुएं पड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं है। जब बच्चा गिर जाता है हम हाय तौबा मचाते हैं, हम स्टूडियो में बैठ करके मचाते हैं, प्रशासन बाहर फील्ड में जाकर के मचाता है, होता कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात। हीरालाल कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई एक्शन लिया गया है जिला कलेक्टर की ओर से इस इलाके में सबक लेते हुए कि कोई बोरवेल कुएं खुले नहीं रहे, और अगर खुले कोई छोड़ रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन हो? कोई गाइडलाइन जारी हुई है वहां पर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो अधिकारी है मीटिंग लेते हैं, जिम्मेदारियां तय करती है। जो अपने नीचे के स्तर के अधिकारी होते हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपते हैं, सर्वे कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कार्रवाई कितनी प्रभावित साबित होती है ये कहीं देखने को नहीं मिलता है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि जिस प्रकार से दौसा में घटना हुई, मीटिंगें हुई, निर्णय हुए, कानून हुए, लेकिन वो कानून सख्ती से पालना नहीं होने के कारण बोने साबित होते हैं। यहाँ भी कुछ कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी मौके पर होना
होना जरूरी है। जिस प्रकार के जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो एसडीआरएफ के अधिकारी हो, एनडीआरएफ के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें आपसी सामंजस्य और निर्णय क्षमता होनी चाहिए, जो कि यहाँ देखने को नहीं मिला। क्योंकि फर्स्ट डे ही एसडीआरएफ के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को बता दिया था कि ये प्लान ए जो जुगाड़ू टेक्निक के सारे जो ऑपरेशन किया जा रहा है शायद वो सफल नहीं होगा, तो पाइलिंग मशीन प्लान बी के तहत या बुला ली जाए। उसको बुलाने में भी इनको काफी समय लगा, क्योंकि काफी दूर से मशीनें बुलाई जाती है। उसके बाद जो आज हमने एक और कमी देखी, वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब ये केसिंग पाइप नीचे उतारे जा रहे थे तो 50 टन वजनी क्षमता वाली क्रेन की सहायता से उन केसिंग पाइपों को उस गड्ढे में उतारा जा रहा था। लेकिन केसिंग पाइप के वजन अधिक होने की वजह से जब उनको लगा कि देरी हो रही है, केसिंग पाइप गिर सकता है, तो फिर उन्होंने काम रोका। पहले 50 टन वजनी वाली क्षमता वाली जो क्रेन थी उसको साइड में किया, उसको हटाया, फिर बाहर से दूसरी क्रेन जो 100 टन वजनी क्षमता वाली क्रेन थी उसको बुलाया। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं समय जरूर लगता है, और यही कारण है कि 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बच्ची अभी भी है जो बोरवेल। ये राजस्थान, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 105 घंटे का पूरे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था बोरवेल का। ये राजस्थान तो उससे भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक आप जिस स्थिति में नहीं है हीरालाल बता पाने की कि अभी 4 घंटे और लगेंगे, 5 घंटे और लगेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो समय व्यतीत हो रहा है, 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज 5वां दिन समाप्त होने को है, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात भी होने वाली है, लेकिन अभी तक केसिंग पाइप इस गड्ढे में उतारे नहीं गए हैं। तो अभी केसिंग पाइप को उतारने में भी पता नहीं कितना समय लगेगा। 100 टन वजनी जो क्षमता वाली क्रेन थी उसको बुलाया गया है, उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद ये पाइप नीचे उतार, क्योंकि अभी बारिश का दौर भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बारिश भी इस पूरी। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये जानकारी ले रहा था कि कलेक्टर महोदया जब यहाँ पर आई, देखा कि बोरवेल से हादसे हो रहे हैं, उसके बाद कोई प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई फाइंड आउट करो, और जिन्होंने खुले छोड़ रखे हैं उनके खिलाफ कानूनी लीगल एक्शन कोई हो सके तो वो भी लो, लेकिन कोई भी बोरवेल या कुएं का मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है कि अब तक प्रशासन की तरफ से वहां पर कोटपुतली में? जी बिल्कुल, जब ये घटना घटित हुई, ये तो पूरे राजस्थान के लिए होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, एक बार हीरालाल से पूछ लें। जी बोलिए हीरालाल, हुआ है कुछ? जी मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी कानून बने हैं, पहले जो अभी इस हादसे के बाद कोई एक्शन लिया है प्रशासन ने? जी मैं बताना चाहूंगा, इस घटना के बाद सारा प्रशासनिक अमला है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगा हुआ है। उनकी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस बच्ची को ये नहीं होता है, बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जिला कलेक्टर कम से कम आई, ऑफिस आई, इतने दिनों बाद में छुट्टी मना करके तो एक गाइडलाइन जारी करती कि पूरे जिले के अंदर तुरंत प्रभाव से यह गाइडलाइन लागू की जाए कि तमाम लोग जिन्होंने अपने घर पर बोरवेल कुएं बना रखे, उनका मुंह अगर खुला पाया गया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। ये समर्थता, ये प्रतिबद्धता जब तक दिखाई नहीं देगी, ऐसे हादसे हम बार बार फेस करते रहेंगे। राजेंद्र त्यागी साहब, क्यों आप सहमत है इस बात से या नहीं? बिल्कुल सहमत हूं साहब। इसके लिए तो राज्य सरकार को एक आदेश निकालना चाहिए, और इसका मैं तो एकदम, जब ये बोरवेल कराए जाते हैं और यदि बोरवेल वापस उसको चालू नहीं हो रहा है या उसको चालू होने में टाइम है, तो उसको उसी टाइम कवर करके रख देना चाहिए। ये तो जो बोरिंग करने वाले हैं, जो बोर कर रहे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी इसके अंदर उसी टाइम, जब तक उसका काम समाप्त ना हो गया है, तो उसको तुरंत उसका मुंह बंद करें, या उसके ऊपर लोहे की कैप जो भी आती है उसको लगा के उसको बंद करें। और जो मालिक है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इसको बंद रखे और उसका ध्यान रखे। तो इनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल कानूनी प्रक्रिया नहीं है क्या त्यागी साहब? सर वो तो जब तक घटना नहीं हो ना, जब तक घटना नहीं हो, जब तक तो कोई है ही नहीं। तो और कितनी घटनाएं चाहिए प्रशासन को, हाँ, पुलिस को, और कितने बच्चे, उनकी लाशें चाहिए बच्चों की? अदरवाइज पटवारी गया और पटवारी ने कहा साहब आपका बोरवेल खुला पड़ा है, आप इसको बंद कीजिए। अगले ने कहा लो साहब मैं बंद कर देता हूँ। यदि कितने बच्चे हम खो चुके हैं इस तरह के हादसों से? बहुत ये दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं। इसके सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए। मेरे कथा है कि सरकार को इसके लिए स्पष्ट आदेश निकालने चाहिए कि जहां भी बोरवेल है और ओपन बोरवेल है उसको तुरंत बंद किया जाए, ओपन कुओं को बंद किया जाए, जो ओपन कुएं पड़े हुए हैं जिनमें पानी है उनको भी तुरंत बंद किया जाए। जी आशुतोष जी, गाइडलाइन है और जिम्मेदारी अधिकारियों की तय है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, धरातल पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है, तो जिम्मेदारी किसकी है आखिर? ये
देखिए हेमंत जी, यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर खड़ा होता है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। हमने तमाम तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं देखी, लेकिन अंततः इस सिस्टम में यह नहीं पता चल पाता है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो अक्सर जिम्मेदारियों का जो दोष होता है वो अपने अधीनस्थ पर डाल करके फ्री हो जाते हैं, और शायद वह जिम्मेदार चेतना नहीं चाहते हैं, जागना नहीं चाहते हैं, और भविष्य के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। हमने तमाम इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तमाम नियम कायदे बनाए हुए हैं, सरकारी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बोरवेल के साथ में किस तरह से बोरवेल कराना है, और बोरवेल के खुदवाने से लेकर के और पूरी प्रक्रिया तक के लगातार तमाम तरह के आदेश और दिशा निर्देश हैं। लेकिन उनकी आखिरकार उनकी तमाम आदेशों की पालना कौन कराए, कौन उसके लिए असली जिम्मेदार है, यही इस सिस्टम में पता नहीं चल पाता। यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अधिकारी अक्सर तमाम अधिकारियों की जो एक बड़ी कमेटी बनाई जाती है, बड़ी समिति बना करके इन तमाम चीजों के लिए कौन अपराधी है ढूंढने की कोशिश की जाती है, और अंततः जो अगर बिजली गिरती भी है तो वह किसी छोटे कर्मचारी पर, किसी जो नीचे लेवल पर जो अधिक कर्मचारी हैं उन पर है बिजली गिर के। यह तमाम लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। अगर वाकई जो ऊपर बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो फील्ड में काम करें और इस तरह की तमाम चीजों को रूटीन में अपनाएं, केवल ऐसा नहीं कि घटना हो गई तो बोरवेल खुले, बोरवेलों को, जिस तरह आज एक भरतपुर पुलिस ने भी एक ऑर्डर जारी किया है कि हम तमाम जगहों पर जाकर के देखेंगे कि कहीं ऐसा बोरवेल ओपन तो नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की चीजों को हम रूटीन का एक हिस्सा प्रशासन नहीं बना सकता है? मुझे लगता है कि सख्ती इस देश में नहीं लागू की जाए ना, तब तक कोई संवेदनशील होकर के काम करने वाला नहीं है। चाहे तो वो ऐसे लोग जो बोरवेल बनवाते हैं वो, या फिर प्रशासन सिस्टम के लोग, पटवारी ग्राम सेवक से लगा करके ऊपर तक का पूरा सिस्टम। त्यागी साहब, कोई सुझाव है प्रशासन के लिए, और इस तरह के हादसों को हम कैसे रोक पाएं, इसे लेकर के आपका बड़ा अनुभव है तो थोड़ा हमें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सर, आपका है बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि इसके लिए बिल्कुल आदेश भी निकले हैं, गाइडलाइन भी है। अब हमारी जो पुलिस की तरफ से हम ज्यादा इनका जो सरकारी आदेश की पालना नहीं करने पर 188 का एक इस्तिगासा पेश कर सकते हैं। मात्र यही होगा कि भाई इनको पाबंद किया गया, पाबंद के इन्होंने पालना नहीं की, 188 की इनको चालान न्यायालय में पेश होता है। अब सिर्फ मात्र उससे होना भी, उसमें भी कोई ऐसी कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जाके पाबंद कर दिया। जब तक 2-4 ऐसे उदाहरण नहीं हो जिनसे इनको सजा हो, उसके बाद ही इनके पास इस पे कोई ना कोई कुछ कहना चाह रहे हैं त्यागी साहब। जी हीरालाल बोलिए। जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय मेरे साथ जो एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार जी हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या व्यवधान आ रहा है, इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? पाइलिंग मशीन से खुदाई की गई 171 फीट, और उसके बाद जो केसिंग का टाइम होता है वो लगभग 5 घंटे में केसिंग पूरी हो जाती है। लेकिन उसमें जैसे ही 150 फीट पे पहुंचे, उसके बाद पत्थर स्टार्ट हो गया, और खुदाई में जहां 2-4 घंटे लगने थे उसकी जगह घंटे काफी बढ़ गए। जब हम इसमें केसिंग कर रहे थे तो बीच में मौसम खराब हो गया, बरसात आ गई, उसमें हम वेल्डिंग नहीं कर सकते तो काम बीच बीच में रोकना पड़ा। अभी जो है उसमें 30-30 फीट की अभी क्या करना है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये लास्ट में जो सेकंड लास्ट और कितना वक्त लगेगा सर? तो उसमें हाइड्रा के पैर भी जो है पीछे से उठने लग गए, तो उसके लिए अभी और इस ऑपरेशन में कितना समय लगे? क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा समय बच्ची जो बोरवेल में अभी फंसी है, 3 साल की मासूम है, पानी भोजन उस तक नहीं पहुंच पा रहा, केवल ऑक्सीजन पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं होगा? अभी लगातार प्रयास चल रहा है, कहीं कोई काम में रुकावट आ रही है और जो भी ऑब्स्टिकल पैदा हो रहे हैं उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार काम जारी कर रहे हैं। अभी हमने 3 फीट 10-10 फीट की 3 केसिंग और बना ली गई है, उनको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी और वो जो पोजीशन में पहुंच जाएंगे, हम डिगिंग करके जल्दी से जल्दी उसको जो है बाहर निकालने की कोशिश। आपके पास अभी ये कोई आइडिया नहीं है कितना समय लगेगा? समय यदि कोई व्यवधान नहीं आएगा तो हम जो है आज ही इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। हम स्टूडियो में बैठ करके ये प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि जल्द से जल्द चेतना सकुशल बाहर आ जाएं, और नए साल में जब हम प्रवेश करें
तो पूरे सिस्टम, सरकार, प्रशासन के साथ हम इस मुंह दिखाने के काबिल रहें कि 21वीं सदी में हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं तकनीक के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे कितने भी व्यवधान आए, कितनी ही परेशानियां आए। और इस बात को लेकर के आप संकल्प जरूर कीजिएगा, जब नए साल में जाएं तो आपके आसपास कोई बोरवेल खुला नहीं रहे, फिर से कोई बच्चा उसमें ना गिरे और इस तरह से परेशानी में ना आए। नमस्कार।